बुलेटिन की शुरुआत मोदी के हुंकार से करेंगे। जी हां, उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भाजपा को चुनावी वैतरणी पार करने के लिए मोदी मैजिक की दरकरार है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए भाजपा ने देहरादून के परेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा का आयोजन किया है। इसमें पौने 2 महीने में प्रधानमंत्री तीसरी बार उत्तराखंड के दौरे पर आए थे। इस बार उनका ये दौरा राजनीतिक गलियारों पे खूब चला है, क्योंकि जनसभा में लोगों का सैलाब उमड़ा और पीएम मोदी की हुंकार भी देखने को मिली। तस्वीर भी हम आपको साझा कर रहे हैं और 5 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से कार्यक्रम स्थल पहुंचे, कैसे उनका स्वागत किया गया और जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा वो देखकर प्रधानमंत्री मोदी कहीं न कहीं गदगद हो गए। और उसके बाद मोदी ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। एक रिमोट दबाकर कार्यक्रमों और परियोजनाओं का लोकार्पण किया, साथ में फिल्म भी दिखाई गई। इस क्षेत्र का विकास, यहां को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने 2 गुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। तो हम आपको संबोधन सुना रहे थे प्रधानमंत्री मोदी का। इसके बाद हम आपको ये भी बता रहे हैं कि मोदी ने बड़ी बातें जो कही है, तो पहले की सरकार ने सिर्फ अपनी तिजोरी भरी, इस तरीके की बात मोदी ने कही है। पहले की सरकार ने सिर्फ अपना ही सब कुछ बनाया है। तो बड़ी बातें हम आपको दिखाएंगे और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं आज की सरकार किसी के दबाव में नहीं आती। ये बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने कही है और आज की सरकार सीधे जनता के पास जाती है, क्योंकि पहले की सरकारों के पास जनता जाती थी, लेकिन अब ये क्रम खत्म हो चुका है। देवभूमि के विकास के लिए दिन रात सरकार परिश्रम कर रही है, ये संबोधन में मोदी ने कही है। जुनून हो तो सूरत और सीरत बदलती है और बदलनी चाहिए, ये बात भी मोदी ने कही है। 7.5 लाख घरों में नल से जल पहुंच रहा है, लोगों को अब पानी की किल्लत से जूझना नहीं पड़ रहा है। उत्तराखंड का चौतरफा विकास हो रहा है और विकास ही हमारी प्राथमिकता है, ये बात भी मोदी ने कही है। डबल इंजन की सरकार, यानी केंद्र में भी मोदी सरकार है और बीजेपी सरकार राज्य में है, तो ये सरकार विकास की गंगा बह रही है। पिछली सरकारों ने प्रदेश का वक्त केवल बर्बाद किया है, काम नहीं किया है, तिजोरी भरा है, ये बात भी मोदी ने कही है। और प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात भी सरकार ने दी है, जिससे अब लोगों को सहूलियत होगी। और पहले की सरकार ने सिर्फ अपनी तिजोरी भरी है, ये बात बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन के जरिए कही है। प्रधानमंत्री मोदी के देहरादून दौरे को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत की प्रतिक्रिया सामने आई है। हरीश रावत का कहना है कि प्रधानमंत्री ने बहुत लंबा भाषण दिया और उसमें कोई सारे सपने उत्तराखंड को दिखाए, कोरे खाली सपने केवल उत्तराखंड वासियों को दिखाए। आखिर उन्होंने क्या कुछ काम दिया, काम का आश्वासन दिया? सुनिए क्या कुछ कहना है हरीश रावत का, किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर तंज कसा है।
प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबा भाषण दिया, मगर उम्मीदें बढ़ाने वाला भाषण, केवल राजनीतिक भाषण दिया, जिस भाषण में जुमलों की बरसात हुई। मगर जुमले सबको मालूम है, जुमले ही रह जाते। डबल इंजन के जुमले का कारनामा उत्तराखंड भुगत चुका है। कैसे 5 साल बीते, उत्तराखंड उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, विकास ठप पड़ा हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड की जवानी भी और पानी भी उत्तराखंड भी काम ऑन, लेकिन कितना काम आएगा या आ रहा है उसका कोई रोड मैप और उसकी कोई जानकारी प्रधानमंत्री जी को या तो है ही नहीं या उन्होंने जानबूझ करके छिपाई। प्रधानमंत्री हैं मगर हम उत्तराखंडी हैं, और उत्तराखंड इस बात को भली भांति समझ गया है कि इन 5 सालों में कोई चीज यदि खतरे में पड़ी है तो वो उत्तराखंडियत है, उत्तराखंड की तरफ उत्तराखंड के लोगों के बढ़ते हुए कदम है। उनकी सरकार ने वो सारे काम जो उत्तराखंड के आम लोगों की भलाई के लिए, गरीब मजदूर पिछड़े ग्रामवासियों की भलाई के लिए, महिलाओं और नौजवानों की भलाई के लिए, दलितों की भलाई के लिए प्रारंभ किए जा रहे थे, चुन चुन करके बंद किए। उत्तराखंड की खबरों का रुख के बाद अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी कर्मस्थली यानी कि गोरखपुर में अखंड ज्योति को प्रज्वलित किया है। गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन उन्होंने प्रातःकालीन दिनचर्या, पूजा और गौ सेवा के बाद अखंड ज्योति को प्रज्वलित करने के बाद इसके रथ को भी रवाना किया है। तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में फरियादियों से बातचीत की, उनकी समस्याओं का निस्तारण किया, अधिकारियों को निर्देश दिए। पुलिस और राजस्व से जुड़ी शिकायतों की संख्या अधिक रही। इसके अलावा गोरखपुर में आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर से गणमान्य लोगों के साथ गोरखनाथ मंदिर और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इसी दौरान सीएम योगी ने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने 9 दशक की यात्रा को पूरी करने की ओर अग्रसर है। भारत सरकार ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी लागू किया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगले वर्ष से लागू होने जा रही है, जिसकी अभी से रमक सुनाई दे रही है। एक नए भारत को कैसे निर्माण में हमारी युवाओं की भूमिका हो सकती है, किस भाव के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और मुझे लगता है कि मैंने स्वयं भी 1 वर्ष पहले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी प्रधानाचार्य के साथ, आचार्य के साथ बैठ करके इसके बारे में जानकारी ली थी कि आखिर नई शिक्षा नीति के लिए आप लोगों ने क्या कार्य योजना बनाई है। महोबा के एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुई बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को घमंडी बताते हुए उन पर तंज कसा है। उमा भारती ने अखिलेश के उन बयानों पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने सीएम योगी के अंग्रेजी बोलने पर सवाल उठाए थे। अखिलेश यादव को जवाब देते हुए उमा भारती ने कहा कि कुछ लोग अपने आप को बड़े खानदान का और ज्यादा होशियार समझते हैं, लेकिन ऐसे ही लोग आधे मुंह गिर जाते हैं। इसके अलावा उमा भारती अखिलेश यादव से सीएम योगी को चिलमजीबी वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। आखिर उमा भारती ने अखिलेश यादव को क्या कुछ कहा है, हम आपको भी सुनाते हैं। कुछ नहीं कहना इस बारे में, क्योंकि इस बारे में आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं तो इतनी कह रही हूँ कि असंयत भाषा का प्रयोग अखिलेश को बहुत महंगा पड़ता है। पहले भी जब वो गोरखपुर क्षेत्र में पहुंचे और जिस तरह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ का मजाक बनाया था 2017 में, वो बात लोगों को बहुत चुभ गई थी, खुद मुझे चुभ गई थी कि बाबा को तो समझ ही नहीं है कि करंट का तार क्या होता है, अंग्रेजी में उसको क्या इलेक्ट्रिक वायर कहते हैं कि क्या कहते हैं। और इसी व्यंग अपने आप को बहुत घमंडी समझना, अपने आप को बड़े खानदान का समझना, अपने आप को बड़ा होशियार समझना, ऐसे ही लोग हैं जो औंधे मुंह गिरते हैं और धूल चाटते हैं। मथुरा के लिए मेरी भूमिका केशव नहीं तय कर सकते। अयोध्या, मथुरा, काशी की जो भी भूमिका होगी वो पार्टी जो तय करेगी वो होगा। बाकी आस्था का विषय है, सबकी आस्था का विषय है, और उनने किस संदर्भों में ये बयान दिया है इसका जवाब वही देंगे। हम सबका तो आस्था का विषय है, और एजेंडा सेट करने का जो काम है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के तय करते हैं या विश्व हिंदू परिषद के लोग तय करते हैं।
आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चल रहा है। वहीं सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अब तक जो भी वादे किए थे सभी में पूरे करने में विफल हो गई है, इसीलिए अपनी असफलता को छिपाने के लिए टोपी, लुंगी, अब्बाजान, हिंदू, मुस्लिम, अब ये सब बयान केशव प्रसाद और बीजेपी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे 2017 में किए थे उन सभी पर असफल हो गए। बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों की आय घटकर आधी रह गई, पेपर लीक सरकार बन गई। इसीलिए अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए अब टोपी, अब्बाजान, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदू धर्म, मुसलमान, ये सब सारी चीजें करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो अभियान छोड़ा है, भाजपा को उस पर जवाब देना पड़ेगा। हमने प्रतिज्ञाएं की हैं, किसानों का कर्ज माफ होगा, महिलाओं को 40% टिकट, स्मार्टफोन, स्कूटी, 25,000 रुपए कोरोना पीड़ितों को सहायता, 10 लाख रुपए का सरकारी मुफ्त इलाज मिलेगा। भाजपा सरकार इस पर जवाब क्यों नहीं देती? भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। चाहे जितना टोपी और अब्बाजान कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दों से भटकने वाली नहीं है। देश भर में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सावधानियां बरतने के निर्देश दिए जा रहे, ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी ओमिक्रॉन को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। सरकार ने विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। वहीं ओमिक्रॉन को लेकर हमारे संवाददाता ने राजधानी लखनऊ सीएमओ मनोज अग्रवाल से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैलता है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक नहीं है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। तो आपको बता दें कि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार पूरे देश में चल रहा है। 2 साल से कोरोना का खतरा, या कहें कि कोरोना का कहर पूरा देश या कहें कि पूरी दुनिया झेल रही है। अब ओमिक्रॉन फिर से दस्तक दे दिया है। ओमिक्रॉन को लेकर उत्तर प्रदेश में सतर्कता है। प्रधानमंत्री मोदी 13 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। सूत्रों के मुताबिक 13 दिसंबर से 1 महीने तक वाराणसी में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों का सम्मेलन भी किया जाएगा, जिसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री का वाराणसी में सम्मेलन और पूरे देश में मेयरों का भी सम्मेलन होगा। वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य करीब पूरा हो गया है। यह भी बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मार्च 2019 में पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जो लगभग 400 करोड़ की लागत से बन रहा है। पूरे परिसर में निर्माण कार्य और जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है और मुख्य मंदिर के आसपास काम तेजी से चल रहा है। वाराणसी में कॉरिडोर धाम के उद्घाटन का नाम दिया गया भव्य काशी, दिव्य काशी, चलो काशी। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री के हाथों यही कॉरिडोर है जिसका उद्घाटन किया जाएगा। विश्वनाथ कॉरिडोर, विश्वनाथ मंदिर से विश्वनाथ धाम इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है और वाराणसी में इसकी कमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों में ले ली है। प्रधानमंत्री के आने के पहले वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 दिनों के लिए डेरा डाल देंगे और प्रधानमंत्री के सारे कार्यों का खुद निरीक्षण करेंगे और अवलोकन करेंगे कि कोई कमियां और खामियां तो नहीं रह गई। इसके लिए मुख्यमंत्री वाराणसी में विगत 10 दिनों रहेंगे और प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट से लेके काशी के जितने विकास कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और बैठक कर सारी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। तो वाराणसी का जो ये प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो कहीं न कहीं ये आम है और खास है। ये अलौकिक छटा जो होगी इस बार वाराणसी की, ये अद्भुत होगी, अकल्पनीय होगी, अविस्मरणीय होगी। कैमरा पर्सन राकेश का धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में लापरवाही का एक और सच सामने आया है। पेपर छापने का ठेका लेने वाले आरएसएम फिनसर्व कंपनी के पास इतनी जगह भी नहीं थी कि वो पेपर छपाकर कहीं सुरक्षित रह सके। 4 अन्य प्रिंटिंग प्रेस में छपकर आए पेपर राय अनूप प्रसाद ने किराए पर लेकर वेयर के गोदाम में रख दिए थे। इतना ही नहीं, जिस पते पर राय अनूप प्रसाद की आरएसएम फिनसर्व रजिस्टर्ड है वो किराए की बिल्डिंग का पता है। राय अनूप प्रसाद के पास अपनी बिल्डिंग भी नहीं थी। यूपी के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में रोज ही लापरवाही के नए तथ्य सामने आ रहे हैं।
सहारनपुर से खबर है। सहारनपुर से भाजपा के लोग देहरादून प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होने जा रहे थे, तभी दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर मोहंड के जंगल में बस और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बस और कार के परखच्चे उड़ गए। इस दौरान 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बहराइच में आज फार्मासिस्ट एसोसिएशन सदस्यों ने अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा करते हुए सीएमओ ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान फार्मासिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर एस सिंह ने बताया कि वेतन विसंगतियों को दूर करने, भत्ते बढ़ाए जाने, फार्मासिस्ट का नाम फार्मेसी अधिकारी करने जैसी 20 सूत्री मांगों को लेकर हम धरने पर बैठे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एसोसिएशन के पदाधिकारी 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक काला फीता बांधकर विरोध करेंगे। 9 तारीख से 16 तारीख तक 2 घंटे का काम बहिष्कार करेंगे और इसके बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो 17 से 19 तारीख तक पूर्ण रूप से काम का बहिष्कार करेंगे। डिप्लोमा फार्मेसी एसोसिएशन जनता शाखा बहराइच यहाँ धरना पे बैठा हुआ है। मैं उसका अध्यक्ष हूँ और हम अपने प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी 20 सूत्रीय मांगे हैं जो सरकार के द्वारा बार बार आश्वासन के बाद आज तक पूरी नहीं हुई है, जिसके विरोध में आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए ना जाने क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं लोग। कहीं भी खड़े होकर सेल्फी लेते हैं, जिससे कि कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं। ऐसी एक हादसा कल देर शाम रुद्रपुर के शांति विहार कॉलोनी से सामने आया, जहां चलती ट्रेन के पास सेल्फी लेने के चक्कर में दो युवकों को ये भारी पड़ गया। दोनों युवकों की ट्रेन से कटकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आई थी रेलवे ट्रैक पे 2 लोगों का रेल की चपेट में आने से दुर्घटना हुई है। तो इसमें मौके पे पुलिस गई थी, तो वहाँ जो चश्मदीद थे उनसे जानकारी की गई तो पता चला कि ये 2 लोग सेल्फी ले रहे थे, तभी अचानक ट्रेन आ गई और उसकी चपेट में ये लोग आ गए वहाँ पे। तो मौके पे इनका पंचायतनामा भर लिया गया था और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें और जनता टीवी देखते रहें। नमस्कार।